बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड थेरीज़ ऑफ पर्सनालिटी पे कि किस तरह ट्रेड थेरीज़ जो हैं वो ट्रेड साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने पर्सनालिटी कैसे बताया कि पर्सनालिटी क्या होती है और कैसे बनती है, किन कंपोनेंट्स से मिलकर बनती है, कौन कौन सी चीज़ें पर्सनालिटी में होती हैं। तो एक मकतबा फ़िक्र जो पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने डिस्कशन किया उनको हम ट्रेड थेरिस्ट कहते हैं, जिन्होंने कहा कि बेसिकली पर्सनालिटी जो होती है वो ट्रेड्स से मिलके बनती है। अब ट्रेड्स क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने डेफिनेशन सबसे पहले डिस्कस की है, व्हाट इज ट्रेड। ट्रेड्स आर कंसिस्टेंट पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स displayed in different situations। यानी ट्रेड्स जो हैं वो हमारी पर्सनालिटी की मुख्तलिफ खसूसियात हैं जो कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में शो अप होती हैं। हमारी पर्सनालिटी की मुख्तलिफ खसूसियात, हमारे किरदार की मुख्तलिफ खसूसियात जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमें देखने को मिलती हैं या हमारे अंदर से जो है वो डिस्प्ले होती हैं, या दूसरे लोग जो है वो हमारी वो खसूसियात देखते हैं। तो दिस इज ट्रेड, बेसिकली दीज आर ट्रेड्स। मसलन गुस्सा करना, या किसी की मदद करना, हाइपर होना, जल्दी जल्दी काम करना, नाराज होना, हार्ड वर्कर होना, डेडिकेटेड होना, मोटिवेटेड होना, काम चोर होना, दूसरों पर जुल्म करने वाला होना। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये हमारे किरदार की खसूसियात, हमारे बिहेवियर्स हैं, हमारे बिहेवियर्स के कंपोनेंट्स हैं, हमारी पर्सनालिटी की खसूसियात हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें जब ये मिल जाती हैं तो मिलकर जब एक ग्रुप बना लेती हैं तो उसको पर्सनालिटी कहा जाता है, वो पर्सनालिटी बन जाती है। Trait theorists do not assume that some people have traits and others do not. Rather, they propose that all people possess certain traits, but that the degree of which a particular trait applies to a specific person varies and can be quantified. अब ट्रेड 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 थेरिस्ट के जो मानने वाले ट्रेड थेरिस्ट जो थे उन्होंने कहा कि ये नहीं होता कि किसी बंदे के अंदर ट्रेड मौजूद है तो किसी के अंदर नहीं है। मसलन ये नहीं हो सकता कि किसी के अंदर गुस्सा है तो किसी के अंदर गुस्से की ट्रेड मौजूद ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। ट्रेड हर किसी के अंदर मौजूद होती हैं, हर किसी के ये पर्सनालिटी का हिस्सा होती हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये एक्सट्रीम पे होती हैं और कुछ लोगों में लो होती है। जिस तरह कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है और कुछ लोगों को बहुत कम गुस्सा आ रहा होता है, वो गुस्सा नहीं कर रहे होते। इसका मतलब ये हरगिज हरगिज नहीं है कि वो जो गुस्सा नहीं कर रहे उनके अंदर गुस्सा की ट्रेट मौजूद नहीं है, बल्कि वो ट्रेट मौजूद है, लेकिन उसकी जो शिद्दत है वो इंतहाई कम है। और वो लोग जो गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें ट्रेट मौजूद है, लेकिन उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेड्स जो हैं बेसिकली ये हर किसी के अंदर मौजूद होती हैं, लेकिन किसी में इनकी शिद्दत कम होती है, किसी में इनकी शिद्दत ज़्यादा होती है। और इसको क्वांटिफाई किया जा सकता है। क्वांटिफाई मीन कि यू कैन कैलकुलेट, मतलब आप डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं ना। आप कहते हैं डिप्रेशन का आपने टेस्ट यूज किया, आप कहते हैं माइल्ड डिप्रेशन है, मॉडरेट डिप्रेशन है, सीवियर डिप्रेशन है। कैसे आप उसको करते हैं कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है? उसको क्वांटिफाई करते हैं ना, कोई स्केल एडमिनिस्टर करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं कि इस पे इसका ये स्कोर आया है, लाइक 1 से 20 तक आ गया है तो ये माइल्ड है, 20 से 30 तक आ गया है तो मॉडरेट है, 30 से 40 तक आ गया है तो सीवियर है, 40 से 50 तक आ गया है तो प्रोफाउंड है। जिस तरह हम आईक्यू को मेजर कर लेते हैं कि डिफरेंट टेस्ट को यूज करते हुए, लाइक स्लॉसन इंटेलिजेंस टेस्ट, कि जनाब इसका जो आईक्यू है वो 70 है या 80 है या 90, मतलब क्वांटिफाई, वी आर गोइंग टू क्वांटिफाई दैट पर्टिकुलर ट्रेट और ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वेरिएबल और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सनालिटी। सो यू कैन क्वांटिफाई द इंटेंसिटी ऑफ एनी ट्रेट। आप अग्रेशन को भी मेजर कर सकते हैं, आप हैप्पीनेस को भी मेजर कर सकते हैं, आप
हार्ड वर्किंग को भी मेजर कर सकते हैं, आप मोटिवेशन के लेवल को भी मेजर कर सकते हैं, यू कैन क्वांटिफाई आप नंबर्स की शक्ल में, क्योंकि आज डिफरेंट टेस्ट आज मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं किसी भी वेरिएबल को मेजर करने में। अच्छा जी, अब डिफरेंट थेरिस्ट जो थे, ट्रेड थेरिस्ट, उन्होंने क्या कहा पर्सनालिटी के बारे में, तो आइए जरा चल के देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जी आलपोर्ट। आलपोर्ट ट्रेड थेरी देखते हैं। आलपोर्ट ने कहा था, उसने कहा कि उसने 18,000 डिफरेंट वर्ड्स यूज किए, टर्म्स यूज की, जो कि उसने कहा कि पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए 18,000 सेपरेट टर्म्स यू कैन यूज। उसके बाद फिर उसने क्या किया, उसने फिर उनको नैरो डाउन करना शुरू किया। उसने देखा कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जी जो कि एक ही मानी देते हैं। लाइक मैं जिस तरह सिनोनिमस होते हैं, सिनोनिमस क्या होते हैं, बेसिकली एक ही मानी दे रहे होते हैं मुख्तलिफ अल्फाज। तो हम अब उसने क्या किया, उसने फिर उन तमाम अल्फाज को हजफ कर दिया, यानी कि एक ही लाइक चार अल्फाज जो थे वो एक ही मानी दे रहे थे, तो उसने चार खत्म करके एक लफ्ज उनकी जगह पे ले लिया। इस तरह जब उसने नैरो डाउन किया अपनी लिस्ट को, जो 18,000 मुख्तलिफ अल्फाज पर मुश्तमल थी जो कि पर्सनैलिटी को शो कर रहे थे, जिस तरह अग्रेशन एक लफ्ज हो गया, हार्ड वर्कर दूसरा लफ्ज हो गया, केयरिंग तीसरा लफ्ज हो गया, डेडिकेटेड चौथा लफ्ज हो गया, मोटिवेटेड पांचवा लफ्ज हो गया, हाइपर एक्टिव छठा लफ्ज हो गया, फ्रेंडली सातवां लफ्ज हो गया, ठीक है। और इस तरह करके जो अल्फाज थे वो 18,000 अल्फाज थे। अब उसने नैरो डाउन करना शुरू किया और वो अल्फाज जिनका एक ही मानी था उसने उनको इकट्ठा कर दिया और एक ही लफ्ज उनको दे दिया। तो इस तरह उसने नैरो डाउन करते करते 4500 अल्फाज की लिस्ट पे वो आ गया। पहले 18,000 थे, उसके बाद वो 4500 यानी 4,500 वर्ड्स की वो जो लिस्ट पे आ गया। अब उसने ये कहा, उसने कहा अब ये लिस्ट तो उसने बना ली, अब उसने मजीद इनको कहा, उसने कहा जनाब ट्रेड्स जो होती है ना इंसान के अंदर, वो तीन तरह की होती है, मतलब कैटेगरीज उसने बना दी। तीन तरह की मेजर कैटेगरीज होती हैं ट्रेड्स की। ये तो मुख्तलिफ ट्रेड्स थी ना अल्फाज से, लेकिन उसने देखा, उसने कहा बेसिकली जो ट्रेड्स होती हैं वो तीन तरह की होती हैं, तीन मेजर फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्रेड्स की। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बाकी ट्रेड्स होती हैं, लेकिन ये जो कहते हैं ना हम हेडिंग दे देते हैं क्वेश्चन की, और हेडिंग के अंदर फिर हम कितना ही मटेरियल लिखते हैं, तो ये बेसिकली वो देख ले कि उसकी हेडिंग है, ठीक है। तो तीन हेडिंग्स उसने दे दी मुख्तलिफ ट्रेड्स को। सबसे पहली ट्रेड को उसने कहा कार्डिनल ट्रेड्स, दूसरा नंबर पे उसने लेके आ गया सेंट्रल ट्रेड्स को, और तीसरे नंबर पे वो लेके आ गया सेकेंडरी ट्रेड्स को। अब कार्डिनल ट्रेड्स क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कार्डिनल ट्रेड्स क्या है। अब इसकी वन बाय वन में जो आपको डेफिनेशन देते हैं, the traits that dominate in individual's personality to the point that individual become known for them। अच्छा, ऐसी ट्रेड्स जो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में डोमिनेट कर जाती है, लाइक वो बंदा अपनी उस ट्रेड की वजह से पहचाना जाना शुरू हो जाता है। कोई बंदा है वो हर वक्त गुस्से में रहता है, अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, तो वो क्या करेगा कि लोग उसको कहेंगे यार वो बहुत गुस्से वाला है, वो उसकी पहचान बन जाएगा उसका गुस्सा। जिस तरह मदर टेरेसा, मैंने आगे एग्जांपल भी दिया है, फॉर एग्जांपल मदर टेरेसा जो थी वो अपने केयरिंग एटीट्यूड की वजह से बहुत मशहूर थी, फेमस, शी वाज द फेमस पर्सनालिटी ऑफ द वर्ल्ड, renowned personality of the world due to her cardinal trait of caring the people। वो केयरिंग थी, लिहाजा वो सिंबल ऑफ द लव बन गई, वो केयरिंग के हवाले से पहचानी जाती। हिटलर नफरत, हेट के तौर पे पहचाना जाता है, ठीक है। उसकी जो गुस्से की जो थी, वो हेट की जो थी करेक्टरिस्टिक या ट्रेड जो थी, वो उसकी वजह से पहचाना जाता था। आज भी कोई अगर बंदा कोई गुस्सा करता है, कोई गलत काम करता है, कोई अग्रेशन शो करता है, तो हम कहते हैं यार तुम हिटलर हो, भाई तुम तो हिटलर बने हुए हो। मतलब हिटलर की जो पहचान क्या थी, वो उसका गुस्सा, उसकी जो कार्डिनल ट्रेड क्या थी, वो उसकी अग्रेशन, हेट, ठीक है। तो वो ट्रेड जो इंसान की पहचान बन जाए, इंसान उस अपनी खसूसियत की बिना पर, अपने बिहेवियर की बिना पर, जिस बिहेवियर की बिना पर वो पहचाने जाना शुरू हो जाए, उसको उसकी कार्डिनल ट्रेड कहते हैं। आगे आ जाता है सेंट्रल ट्रेड्स, द मेजर ट्रेड्स यू वुड यूज टू डिस्क्राइब योर ओन ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब आप जब जिन खसूसियात की बिना पर अपने आप को
अपना तारफ करवाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि जनाब फलां बंदे के बारे में बताएं, तो आप कहते हैं जनाब वो बहुत हार्ड वर्कर है, डेडिकेटेड है, बहुत काम करने वाला है, लगन से काम करता है, आज का काम कल पे नहीं छोड़ता। मतलब इस तरह की जो खसूसियात आप उसकी पर्सनालिटी या अपनी पर्सनालिटी को, इवन आपको कहा जाए कि जनाब अपने बारे में बताएं आपके अंदर क्या खसूसियात है, तो आप कहेंगे जनाब मैं कल आज का काम कल नहीं छोड़ता, रोजाना की बेस पे काम करता हूँ, हार्ड वर्कर हूँ, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं जनाब डेडिकेटेड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं काम करने का मुझे शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे आगे बढ़ने का शौक है, मुझे कुछ करके दिखाने का शौक है। तो ये आप अपनी पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं मुख्तलिफ खसूसियात की बिना पर, मुख्तलिफ खसूसियात अपनी पर्सनालिटी की, जो मेजर मेजर खसूसियात हैं जो आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकती हैं, आप उनकी बेस पे अब अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, सेंट्रल ट्रेड्स हैं, यानी वो ट्रेड्स जिनकी बुनियाद पर आप अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज दोज आर योर सेंट्रल ट्रेड्स। अब आगे आ जाते हैं सेकेंडरी ट्रेड्स, traits that only present in the person in certain situations. For example, a calm person become irritated in lots of stress. सेकेंडरी ट्रेड्स वो ट्रेड्स होती हैं जो इंसान के अंदर कंसिस्टेंट नहीं होती, यानी हर वक्त नहीं रहती। इंसान उनसे अपना अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए भी उनको इस्तेमाल नहीं करता, वो उनकी कार्डिनल ट्रेट भी नहीं होती, बल्कि वो होती जरूर है उसके अंदर, जो हमने पहले बात की थी ना कि हर इंसान के अंदर ट्रेट्स होती हैं, कुछ में शिद्दत से निकल आती हैं बाहर, कुछ में वो लॉट जो है लो होती हैं, उनकी जो इंटेंसिटी होती है वो वीक होती है। तो इसी तरह सेकेंडरी ट्रेड्स जो हैं वो कुछ सिचुएशंस में, उन सिचुएशन में जब बंदा आमतौर पर वो करेक्टरिस्टिक शो नहीं करता, लेकिन कुछ खास मौके होते हैं जिस पे वो जो है वो उसकी खसूसियत शो अप हो जाती है। मसलन एक बंदा है वो गुस्सा नहीं करता, वो कूल एंड काम रहता है, हर वक्त मुस्कुराता रहता है, आप देखते हैं कि आपको लगता है कि इसको गुस्सा आता ही नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसा मौका एक आ जाता है, कभी कभार कोई ऐसा मौका आ जाता है जिसपे वो गुस्सा शो करता है, तो हम कहते हैं कि ये अच्छा, मतलब वो जो है, अब वो उस सिचुएशन में जब उसने गुस्सा शो किया, अब ये उसकी सेकेंडरी ट्रेड हो गई। क्यों? क्योंकि उसको गुस्सा नहीं आता, गुस्सा उसको नहीं आता आम हालात में, लेकिन कभी कभार जब बहुत ज्यादा उसको तंग किया जाए, जब बहुत ज्यादा वो स्ट्रेस में होता है, तब वो इरिटेट होता है या गुस्सा करता है, तो वो उसकी सेकेंडरी ट्रेड होगी। ठीक है, जो कभी कभार आपकी पर्सनैलिटी में आए, हमेशा नहीं आए। अच्छा जी, ये तो था आलपोर्ट्स ट्रेड मॉडल। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कैटल फैक्टोरियल थ्योरी। रेमंड कैटल is a well-renowned personality in the theories of personality, in the history of the personality. Kettle used factorial analysis in order to identifying association among a large number of variables to reveal more general patterns. अब कैटल जो था उसने फैक्टोरियल डिजाइन यूज किया, फैक्टोरियल एनालिसिस या फैक्टोरियल फैक्टर एनालिसिस भी हम जिसको कहते हैं, उसने वो यूज किया, जिसमें उसने मुख्तलिफ जो ट्रेड्स थी, उसने देखा कि इंसान के अंदर कौन सी ऐसी ट्रेड्स हैं जो एक दूसरे के साथ ज्यादा एसोसिएट हैं। लाइक आप एक क्वेश्चनियर जब एडमिनिस्टर करते हो, उसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो आइटम्स बेसिकली आपके बिहेवियर्स होते हैं। अब उसने देखा कि जब मैंने आइटम जो मैंने क्वेश्चनियर किया है, एडमिनिस्टर किया है, तो आइटम्स के कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कोरिलेशन पाई जाती है। हम इंटर आइटम कंसिस्टेंसी पढ़ते हैं ना, इंटर आइटम रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। तो उसने देखा कि वो कौन से आइटम्स हैं जिनके दरमियान बहुत ज्यादा रिलेशनशिप पाया जाता है, तो उसने उनको फैक्टर्स का नाम दे दिया। मतलब अगर 5 आइटम ऐसे हैं जिनको, जो एक दूसरे के साथ ज्यादा करीब है, जो एक दूसरे के साथ जिनका ज्यादा रिलेशनशिप पाया जा रहा है, तो उसने उनको इकट्ठा करके एक फैक्टर बना दिया और उसको एक अपना नाम दे दिया उस फैक्टर का। इसी तरह फिर उसने देखा कि अगले जो 5 फैक्टर हैं वो एक दूसरे के करीब हैं, कौन कौन से हैं और ज्यादा उनका आपस में को रिलेशन पाया जा रहा है, तो उसने उन 5 को इकट्ठा करके उनका एक मेन नाम उनको दे दिया जिसको हम फैक्टर कहते हैं। इस तरह कैटल ने फैक्टोरियल एनालिसिस का यूज करते हुए इंसान के अंदर मुख्तलिफ खसूसियात जो थी उसकी, जो ट्रेड्स जो थी, जो बिहेवियर्स जो थे, वो उसने उनको
फैक्टर एनालिसिस उनका किया और फैक्टर एनालिसिस करके उनको डिफरेंट फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया. For example, a personality researcher might administer a questionnaire to many participants, asking them to describe themselves by referring on extensive list of traits, by statistically combining responses and computing which traits are associated with one another. वही बात है ना कि कौन कौन सी खुशियात जो है ट्रेड्स जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रही हैं. In the same person, a researcher can identify the most fundamental patterns of the combination of traits called factor. तो इस तरह करके जो जो उसकी खसूसियात बिहेवियर जो थे वो मिल रहे थे, उन्होंने उनको मिलाकर एक पैटर्न बना दिया, एक फैक्टर बना लिया. इस तरह कैटल ने, रेमंड कैटल ने जब क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर किए जो पर्सनालिटी ट्रेड्स पर मुश्तमिल थे, जिनमें इंसान की पर्सनालिटी ट्रेड्स खसूसियात या बिहेवियर्स लिखे हुए थे, और वो बिहेवियर जो एक दूसरे के करीब थे, जो ज़्यादा कोरिलेट कर रहे थे, तो वो जो है उनको मिलाकर उसने फैक्टर बना दिया और इस तरह उसने इंसान की पर्सनालिटी के 16 फैक्टर बना दिए. रेमंड कैटल प्रपोज 16 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलप्ड द 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर और 16 पीएफ फॉर मेजरिंग द पर्सनालिटी. उसने क्या किया कि 16 फैक्टर्स बन गए और उन 16 फैक्टर्स की बुनियाद पे उसने पर्सनालिटी को असेस करने के लिए एक क्वेश्चनियर बना दिया, एक सवालनामा बना दिया, एक स्केल बना दिया, जिसको हम 16 पीएफ कहते हैं. इट्स वेरी रिनाउंड, you can say, the questionnaire in order to assessment of the personality developed by Raymond Cattell. तो उसने क्या किया, उसने 16 पीएफ के नाम से यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के नाम से एक क्वेश्चनरी बना दिया. अब उसमें जो फैक्टर्स हैं वो ये वाले फैक्टर्स हैं: वार्मथ, इंटेलेक्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रेसिवनेस, लिवलीनेस, ड्यूटीफुल, सोशल असर्टिवनेस, सेंसिटिविटी, पैरानोया, abstractness, introversion, anxiety, open-mindedness, independence, perfectionism and tension. तो ये जो थे, ये इसके जो फैक्टर्स थे, क्वेश्चंस थे, इनकी बेस पे उसने ये वाले जो है ये बना दिए. अब अगर तो वार्मथनेस पे लो स्कोर करेगा पर्सन, तो इसका मतलब है वो कोल्ड है, सेल्फिश है. अगर हाई स्कोर इस पे कर लेता है, इसका मतलब है वो स्पोर्टिव है, कन्फ्रंटिंग है. तो ये तो थी जनाब रेमंड कैटल की थ्योरी कि उसने फैक्टोरियल एनालिसिस करके जो है वो 16 फैक्टर्स जो है वो इंसान की पर्सनालिटी के डेवलप कर दिए, उनको कैटेगराइज कर दिए इंसान की पर्सनालिटी को 16 फैक्टर्स में, और उसके बाद उन फैक्टर्स की बेस पे उसने एक क्वेश्चनियर बनाया इंसान की पर्सनालिटी की असेस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड 16 पीएफ. आगे आ जाता है हेंस आइजनिक. Hans Eisnick is another trait theorist, psychologist. Hans Eisnick also used factor analysis to identify pattern of traits, but he came to a very different conclusion about the nature of the personality. Hans Eisnick जो था वो साइकोलॉजिस्ट था और वो भी ट्रेट थेरिस्ट था. उसने भी पर्सनालिटी को असेस करने के लिए जो है वो फैक्टर एनालिसिस किया, और फैक्टर एनालिसिस के सिलसिले में जिस तरह रेमंड कैटल ने ये 16 फैक्टर्स बनाए थे, तो हेंस आइजनिक ने 3 फैक्टर्स बनाए, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म. एक्सट्रोवर्जन डायमेंशन रिलेट टू द डिग्री ऑफ द सोशबिलिटी, यानी कि जो वो बंदा जो एक्सट्रोवर्जन पे ज़्यादा स्कोर करता है वो सोशल होता है, सोशलेबल, ठीक है. उसके बाद लेवली, एक्टिव, असर्टिव एंड सेंसेशन सीकिंग. उसके बाद न्यूरोटिसिज्म का है फैक्टर. न्यूरोटिसिज्म वाले neurotic dimensions encompasses emotional stability, anxious, depressed, guilt feelings, low self-esteem and tense. उसके बाद साइकोटिसिज्म रेफर्स टू द डिग्री टू विच रियलिटी इज डिस्टॉर्टेड, अग्रेसिव, कोल्ड, इगोसेंट्रिक, इम्पर्सनल एंड इम्पल्सिव. तो ये जो बेसिकली उसने 3 फैक्टर बनाए, उन 3 फैक्टर्स की आगे खसूसियात हैं कि एक्स्ट्रावर्जन में क्या कैसे बंदे होते हैं, न्यूरोटिक जो पर्सनालिटी है उसमें कैसे होते हैं, जो साइकोटिसिज्म फैक्टर है पर्सनालिटी का उसके अंदर कौन कौन सी जो है वो खसूसियात पाई जाती है. आगे आ जाता है जनाब द बिग 5 फैक्टर पर्सनालिटी ट्रेट्स. अब इसी तरह पिछले 20 साल या 30 साल में कुछ रिसर्चेज हुई, कुछ लोगों ने रिसर्चेज की और उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस किया. उन्होंने मॉडर्न फैक्टर एनालिसिस टेक्निक यूज़ की और उन्होंने 5 फैक्टर्स बनाए. रेमंड कैटल ने 16 फैक्टर बनाए थे, हेंस आइजनिक ने 3 फैक्टर बनाए थे, और अब ये जो बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं
इसमें रिसर्चर्स जो है, ग्रुप ऑफ द रिसर्चर्स कंडक्टेड डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस ऑन द पर्सनालिटी एंड concluded that personality have five fundamental or major factors. पहला फैक्टर उन्होंने कहा openness to experience, consciousness, extraversion, agreeableness and neuroticism. आगे उनकी दी हुई है डिटेल के ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं या कंफर्टिंग होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं या प्रैक्टिकल होते हैं, प्रेफरेंस फॉर वैरायटी हो मतलब उनके अंदर होती है, या प्रेफरेंस फॉर जो रूटीन है रूटीन है वो होती है, कॉन्शियसनेस केयरफुल या केयरलेस होते हैं, डिसिप्लिन्ड या इम्पल्सिव होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, एक्स्ट्रावर्जन कौन से होते हैं, टॉकेटिव या क्विट, फन लविंग और सोबर, सोशलेबल और रिटायरिंग, एग्रीएबलनेस sympathetic or fault finding, kind or cold, appreciative or unfriendly, neuroticism stable or tense, calm and anxious, secure and insecure. तो ये जो पर्सनालिटी की खसूसियात हैं ये इन पांच मेजर फैक्टर्स के अंदर पाई जाती हैं। ये जो है बेसिकली ये इसकी इसके जो है वो खसूसियत है, हर हर फैक्टर के जो इंटरनल जिन जिन खसूसियात की बेस पर, जिन आइटम्स की को रिलेशन पर ये जो फैक्टर बनाया है ये वो फैक्टर्स हैं और आगे इनकी ये खसूसियात हैं। तो ये हमारी ट्रेड थेरी है। जो ट्रेड थेरिस्ट जो थे इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में जो अपने व्यूज़ दिए, जो ख्यालात दिए कि पर्सनालिटी कैसे बनती है, कुछ ने कहा कि पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट कैटेगराइज कर दिया ट्रेड्स में, जिस तरह अल्पोर्ट ने कर दिया था कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेड्स में। उसके बाद कैटल ने फैक्टर एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए 16 फैक्टर्स ने पर्सनालिटी को डिवाइड कर दिया कि पर्सनालिटी जो है वो 16 फैक्टर है उसके मेजर। उसके अलावा हेंस आइजनक ने 3 फैक्टर और उसके बाद जो एट द एंड जो है वो 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर जो है वो पर्सनालिटी के जो है वो सॉर्ट आउट किए गए। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।